हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कोस्ट लाइन इरोजन के बारे में कि कोस्ट लाइन इरोजन क्या होता है और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या डेटा हमको मिला है, कितना कोस्ट लाइन इरोजन इंडिया में हो रहा है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है, एक सवाल जो है लोकसभा में पूछा गया था और उसके अकॉर्डिंग आंसर मिला है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है मेन लैंड का 6907.18 किलोमीटर लॉन्ग मेन लैंड का, इसमें से 34% एरिया ऐसा है जहाँ पे अलग अलग लेवल पे इरोजन हो रहा है और 26% जो कोस्ट लाइन है एक्रीटिंग नेचर की है, यानी वहाँ पे लेयर्स ऐड हो रही हैं। रिमेनिंग 40% जो है वो स्टेबल स्टेट में है। तो ये डेटा हमको मिलता है। अगर हम बोलें भाई 34% तो ठीक है, कम ही है, लेकिन 34% ऑफ दिस इज़ ह्यूज कि वो इरोजन हो रहा है अलग अलग डिग्रीज पे कि कितना इरोड हो रहा है। इरोजन क्या हुआ, जो अपर लेयर आपकी वहाँ से इरोड हो रही है। आगे हम इरोजन, कोस्ट लाइन इरोजन के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, बट डेटा आपको याद रखना है कि 34% और सबसे ज़्यादा बंगाल कोस्ट जो है वहाँ पे इरोजन जो है वो हो रहा है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR चेन्नई जो है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ ये एक अटैच्ड ऑफिस है और ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं शोर लाइन इरोजन, यानी जो शोर है उसके वहाँ पे कितना इरोजन हो रहा है, शोर लाइन इरोजन कितना हो रहा है। 1990 से ये लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ और GIS मैपिंग टेक्निक्स के साथ। तो इन्होंने जितना भी डेटा कलेक्ट किया 1990 टू 2018, उसके बलबूते पे ये जवाब जो है वो दिया है। अब इसका की हाइलाइट्स क्या है, अगर हम परसेंटेज के तौर पे देखें तो वेस्ट बंगाल कोस्ट लाइन जो है, जो ऑलमोस्ट आपकी 534.35 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोजन हो रहा है। आप कह सकते हैं 60.5% कोस्ट जो है, अगर हम देखें 1990 टू 2018 के पीरियड में 60% से ज़्यादा जो कोस्ट है शोर लाइन इरोजन वहाँ पे हुआ है। और वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे स्टेट जो आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन है वो है केरला। इसका वेस्ट कोस्ट, केरला जो कि हमारे इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे है, 592.96 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। 46.4% ऑफ 275.33 किलोमीटर जो है इसका वहाँ पे इरोजन जो है वो देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के बाद केरला है। और ऑब्वियसली काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कोस्ट लाइन के, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। केरला में क्योंकि हमने वैसे भी देखा इन्वायरमेंट को ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा और डेवलपमेंट होती जा रही है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का नाम दिया है, कोस्ट लेंथ दी है कि कितनी कोस्टल किलोमीटर्स में कितनी लेंथ है, कितना इरोजन हो रहा है और उसका क्या परसेंटेज है। तो गुजरात आप देख सकते हैं, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी कि कितनी इनकी कोस्टल लेंथ है किलोमीटर्स में, कितना इरोजन हो रहा है। आप इसका पिक्चर ले सकते हैं, ये डेटा आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने और भी बनाया था, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स CVI, इस पे डिटेल में वीडियो बनाया था कि इंडिया की एंटायर कोस्ट लाइन के बारे में बताया गया था कौन सी वल्नरेबल एरियाज हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा यूज़ किया गया था सी लेवल राइज को देखते हुए, कोस्टल स्लोप्स को देखते हुए, शोर लाइन चेंज रेट, कोस्टल एलिवेशन, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, अलग अलग फैक्टर्स पे इन्होंने वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो जारी किया था। ये किसने किया था, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है, इनकॉइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन, उन्होंने ये एटलस जो है वो पब्लिश किया था। उसके बाद एक और रिपोर्ट है। देखिए, ये जितने भी रिपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको बताती हूँ ना, इनको प्लीज़ याद रखिए कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ आंसर राइटिंग आपकी इफेक्टिव तब होगी जब आप उसको स्पेसिफिक नाम वहाँ पे देंगे, जनरलाइज्ड आंसर नहीं लिखेंगे, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट है, नेशनल असेसमेंट ऑफ शोर लाइन चेंजेस अलॉन्ग इंडियन कोस्ट, इसको 2018 जुलाई में रिलीज़ किया था और इसने भी काफ़ी सारे इस तरह से कि शोर लाइन प्रोटेक्शन मेजर्स हम क्या क्या अपना सकते हैं ये सब बताया था। डिजिटल हार्ड कॉपी जितने भी मैप्स हैं जो 25 मार्च 2022 को रिलीज़ हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल सोल्यूशन और एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को दी गई थी कि किस तरह से आपको कोस्टल इरोजन की जो थ्रेट्स हैं उनको
डील करना है, गाइडलाइंस जो हैं वो बताई गई थी। अब तब से हम कोस्टल इरोजन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में कोस्टल इरोजन को समझने की कोशिश करते हैं। अब कोस्टल इरोजन क्या है कि आपका लोकल सी लेवल अगर राइज हो रहा है, आपकी जो वेव्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कोस्टल फ्लडिंग आपकी हो रही है, और जिसकी वजह से जो कोस्ट पे, शोर पे रॉक्स हैं, सॉइल है या सैंड है, वो पानी के साथ बह जा रहा है, तो वहाँ से वो एरिया ख़त्म होता जा रहा है, उसको हम कोस्टल इरोजन बोलते हैं। 4 मेन प्रोसेसेस हैं कोस्टल इरोजन की: कोरेजन, एब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन, एट्रिशन। ओके, अब कोस्टल इरोजन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों फोर्सेस आपको बता रखी हैं। लेयर बाय लेयर जो जा रहा है एट्रिशन होगा। इरोजन वियरिंग अवे ऑफ द लैंड बाय द सी, यानी सी के पास जो लैंड है जब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, उसको हम इरोजन बोलते हैं। हाइड्रोलिक एक्शंस, यानी जब वेव आके टकराएगी, यहाँ पे क्रैक्स क्रिएट होंगे उस लैंड में, फिर वेव उसको ब्रेक करेगी, उन गैप्स में एयर जाएगी, जिससे क्या होगा, इरोजन होगा। तो ये हाइड्रोलिक एक्शन की, यहाँ पे वेव टकराई, यहाँ से धीरे धीरे पार्टिकल्स निकलने लगे, बीच में एयर गई, तो इस वजह से इरोजन होगा। एब्रेशन में छोटे छोटे जो रॉक्स हैं या सैंड जो है वेव्स में, वो इनको तोड़ती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसको एब्रेशन बोलेंगे। एट्रिशन में कि जो भी आपके रॉक्स, पेबल्स हैं शोर में, वो एक दूसरे को, वेव्स जो हैं उनको स्मैश करती है, वो टूटते हैं छोटे पार्ट्स में, स्मूथ होते हैं, उनकी लेयर्स बनती जाती हैं और वो टूटते जाते हैं, तो दैट इज एट्रिशन। सोल्यूशन क्या है, एसिड्स कंटेन्ड इन सी वाटर विल डिसॉल्व सम टाइप ऑफ रॉक सच एज चॉक और लाइमस्टोन। अब सोल्यूशन में क्या होता है कि जो कुछ एसिड सी वाटर में प्रेजेंट हैं, वो कुछ तरह के रॉक्स को डिसॉल्व भी कर देती हैं, अगर वो टकरा रही हैं लैंड से, तो वहाँ से भी लैंड खत्म होता जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से कोस्टल इरोजन होता है। वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे समय पे ली गई हैं कोस्टल इरोजन दिखाने के लिए, 2013, 2015, 17 और 19, कि किस तरह से ये कोस्ट आप देखेंगे पीछे पीछे जाती जा रही है, कोस्टल इरोजन होता जा रहा है, लैंड जो है वहाँ पे पानी आता जा रहा है क्योंकि वो इरोड होती जा रही है। कॉजेज क्या हैं, ऑल्दो हमने कुछ कॉजेज पढ़े, बट वेव एनर्जी बीइंग वन ऑफ देम, ये प्राइमरी रीजन है कोस्टल इरोजन का। नेचुरल हैजर्ड, साइक्लोन्स आ रहे हैं, पानी एक्सपैंड हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रही है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, सुनामी आ रहा है, तो आइस शीट्स आपकी मेल्ट हो रही हैं, सी लेवल, लोकल सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, सैंड मूवमेंट की वजह से अगर इस तरह से जो लैंड है वो टूट रहा है, तो ये सब कोस्टल इरोजन के रीजंस हैं। ह्यूमन रीजन में अगर ड्रेजिंग हो रही है उन एरियाज़ में बिना उनका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किए, सैंड माइनिंग हो रही है, कोरल माइनिंग हो रही है, तो ये सब रीजंस हैं जिससे वाटर डेप्थ आपकी मॉडिफाई हुई है और वेव रिफ्रैक्शन आपको ऑल्टर हुआ है, जिससे कोस्टल इरोजन हो रहा है। फिशिंग हार्बर्स हो गए, डैम्स बनाई जा रही हैं, हैवी रेनफॉल भी एक रीज़न है, लैंडस्लाइड्स जिस तरह से होती हैं वैसे हैवी रेनफॉल से यहाँ पे इरोजन हो रहा है, क्योंकि जो सॉइल की स्ट्रेंथ है, वो शेयर स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही है। तो ये सब रीजंस हैं कोस्टल इरोजन के। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर आपकी इस तरह से देखिए ये कोस्ट टूट गई तो ये थोड़ी देर में ख़त्म हो गई ना, जितना ये एरिया है यहाँ से ख़त्म हो गया, आपके काफ़ी हैबिटेट्स जो हैं, लैंडस्केप क्वालिटी, वो आप खो रहे हैं, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, रोड, पावर लाइन्स, इनको नुकसान हो रहा है, कोरल रीफ डिग्रेड हो रहे हैं, और जो नुकसान है ओवरऑल आपको ह्यूमन पॉपुलेशन पे, वाइल्ड लाइफ पे, हर जगह इन्वायरमेंट पे उसका देखने को मिलेगा। पानी की टर्बिडिटी इंक्रीज होगी, सैंड वॉल्यूम आपकी कम होती जाएगी, सीनिक ब्यूटी भी बीच की ख़त्म होती जाएगी और उस एरिया का टूरिज्म भी ख़त्म होता जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। इन्वायरमेंट के साथ साथ आप हर एंगल से इसको देख सकते हैं। फिर जहाँ पे बोट्स लोग बांधते हैं, एंकरेज साइट्स हैं, वो आपकी ख़त्म होंगी, फ्लडिंग इंक्रीज होगी, वाटर क्वालिटी डिक्रीज होगी, कोरल रीफ साइट्स जो हैं आपकी रिड्यूस होने लग जाएंगी। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस आपके किसके हैं, आपके कोरल इरोजन के इम्पैक्ट हैं। फिश का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, वो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, तो सीधा आपकी इकॉनमी और लोगों के रोज़गार को हिट करेगी ये चीज़। और मरीन एसोसिएटेड इकोसिस्टम्स जो हैं वो और फ्रेजाइल होते रहेंगे। अब किस तरह की पॉलिसी इस यहाँ पे होनी चाहिए या है, क्या लाया गया आज तक, तो फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमको एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड NDRMF जो है बनाना चाहिए, या स्टेट डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड बनाना चाहिए,
जो कि मिटिगेशन फंड के तौर पे चले स्टेट लेवल्स पे या कोई रिस्पॉन्स फंड के तौर पे काम करे। 2021-22 टू 22-26 तक ये अवार्ड पीरियड उसका रखा गया था। ये पॉलिसी इन्होंने डिस्प्लेसमेंट पे लाई थी और कमीशन ने कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी दी थी कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और रीसेटलमेंट, जो लोग यहाँ पे पास में रहते हैं, जैसे अगर ये लोग यहाँ पे रहते हैं, ये कभी एरिया आगे हुआ होगा, राइट, फिर ये टूट गया तो ये लोगों का घर भी टूट जाएगा, तो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ का क्या होगा। तो उन्हीं लोगों की यहाँ पे बात हो रही है कि रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल जो कि इरोजन से इफेक्ट हो रहे हैं अंडर NDRF। तो ये सब यहाँ पे रिकमेंडेशंस इन्होंने दी थी। तो आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू कि डेटा क्या कह रहा है कोस्टल इरोजन के बारे में और किस तरह से कोस्टल इरोजन क्या होता है, क्यों होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। नाउ विच ऑफ दिस कोस्टल लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड बाय इरोजन? केव, स्पिट, बीच, टम्बोलो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन, और कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। कोर्सेज के लिए बता दूं, अगर आप लेना चाहते हैं VERO33 कोड भी यूज़ कर सकते हैं, 33% ऑफ आपको इस पर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।